देखोगे ये चैप्टर जो है बातचीत, ये हिंदी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बातचीत। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज देखेंगे कि बातचीत आखिर क्या है, हमारे जीवन के लिए बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है। अगर ये बातचीत जो है हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता, और क्या होती है सबसे अच्छी बातें, किस चीज को बोला जाएगा, किस तरह से बात करने को बोला जाएगा, सबसे अच्छा बातचीत। तो यही चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो लेखक बता रहे हैं, सबसे पहले शुरू ही कर रहे हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। मतलब कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी है वरदान के रूप में, जैसे आंख से देखने के लिए, नाक से सूंघने के लिए, कान से सुनने के लिए, जीभ से स्वाद लेने के लिए, ये सभी शक्ति हमें मिल गया है वरदान की भांति। इसी तरह से वाक शक्ति भी एक वरदान है। इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, मतलब कि सभी शक्तियां रहती मनुष्य के अंदर, लेकिन अगर वाक शक्ति न होती मनुष्य में तो सोचो क्या होता, क्या होता। हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सब लोग लूंज पूंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ दुख सुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते, क्योंकि हम अवाक रहते। जैसे जानवर अवाक होते हैं, वे अपने किसी भी दुख सुख को नहीं बता पाते हैं, शेयर करते हैं नहीं करते हैं, बल्कि बस अन्य इंद्रियों के द्वारा एहसास दिलाते हैं कि हम दुखी हैं। ये ना होता है। तो उसी तरह से मानव में भी होता कि अगर वाक शक्ति ना होता तो बस केवल अपने अन्य इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव करता, अपने दुख सुख को किसी से कुछ कह सुन नहीं सकता। और ये अवाक की जैसे मानो कि कोना में मूर्ति की जैसा बैठा दिया गया होता, केवल और केवल क्या चीज के कारण? वाक शक्ति नहीं होने के चलते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों में है। मतलब कि ये जो बातचीत है वाक शक्ति, तो वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इन सभी फायदों में सबसे ज्यादा फायदा है स्पीच वक्तृता, यानी कि स्पीच भाषण देने वाले में, और बातचीत में। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। मतलब स्पीच से अच्छा निराला ढंग किसका है? बातचीत का। क्यों? बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब जिस तरह से भाषण में बहुत सारा संबोधन होता है, संबोधन करने के बाद अपने बात को रखना होता है, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत में हम सिंपल अपना बात स्टार्ट कर लेते हैं कि बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो। मतलब कि जिस तरह से स्पीच में स्पीच देने से पहले हमें बहुत सारे नाज नखरे करने होते हैं। पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस करनी पड़ती है, और उसमें हमें बोलना पड़ता है चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब कहीं किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। मतलब इन सभी को संबोधन करने के बाद तब अपने बातों को रखना होता है स्पीच में, जहां कोई मर्म या नोक झोंक की चुटीली बात वक्ता के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से गुजरा कमरा गूंज उठता है। मतलब जो भाषण देने वाले हैं, स्पीच देने वाले, अगर उनके मुख से कोई भी चुटीली अगर बात निकल जाती है तो लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देता है। पूरा ताली से जो है पूरा कमरा क्या हो जाता है? गूंज जाता है।
इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। ये सभी बातें नेताओं के बातचीत में देखते हैं कि नेता अपना भाषण देते देते कोई ना कोई ऐसा वाक्य अपने भाषण में जरूर लाते हैं कि लोग प्रेरित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और यहां तक कि चिल्लाने लगते हैं, आवाज निकालते हैं और तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ना होता है जब कोई नेता मंत्री भाषण देता है तो लोग उनके बातों को सुनते हैं और जहां जो निशा बात जो है प्रेरणादायक भड़काऊ बातें अगर लगा, उत्सुकता वाली बात अगर लगी तो उत्सुकता वाली बात होते ही लोग क्या करते हैं, तालियां बजाना स्टार्ट करते हैं, यहां तक कि किलकारियां मारना भी स्टार्ट कर देते हैं केवल बातों से। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। मतलब साधारण जो बातचीत होता है हमारे घरों की बातचीत, तो घर में ऐसा कुछ होता है, घर में कितना बढ़िया बात कह लो तुम्हारा बात जो है वो लात के बराबर रहता है, ये ना होता है। घर में अपने कितना भी बढ़िया भाषण दे दो, तुम्हारे भाषण का वैल्यू राशन के बराबर रहता है, थोड़ा सा भी वैल्यू तुम्हारे बात का नहीं होता है। हम दो अपने प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। मतलब जब हम दो लोग आपस में प्रेम से बात करते हैं, अगर कोई चुटीली बात आ जाती है तो हंस पड़ते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। मतलब कि कैसे, अगर तुम बात कर रहे हो थोड़ा सा भी हंसोगे तो जैसे हंसोगे तब तक तीसरा कोई तुमको डांट देगा, तो तुम्हारा अभी ओठ खुला ही था हंसने के लिए, तब तक तीसरा कोई ना कोई तुम्हारे उस हंसी पर कुछ ना कुछ बोल दिया और तुम हंसने के बजाय चुप हो गए। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाते फिरते रहती है। मतलब कि जिस तरह से स्पीच में लोग अपने वाक्य को बोलते हैं तो सुनने वाले लोग प्रेरित हो जाते हैं, तालियां भी बजा देते हैं, लेकिन घरेलू बातचीत में ऐसा देखने को सुनने को नहीं मिलता है। इसी तरह से जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि हम अपनी साधारण जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, चलते फिरते हैं, जिम करते हैं, अच्छे फेस मास्क लगाते हैं ताकि हमारी जिंदगी अच्छी लगे। सेम इसी तरह से जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बातचीत भी आवश्यक है। बातचीत करने की कला, बातचीत का ढंग, ये सारी चीजें हमारे अंदर होगी तब जाकर के जिंदगी हमारी मजेदार कटेगी। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मतलब हमारे मन में जो कुछ भी मवाद या धुआं यानी कि कंफ्यूजन मन में जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। मतलब कि अगर किसी के प्रति संदेह है, कंफ्यूजन है, जब हम अगर बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कंफ्यूजन कुछ नहीं था, बेकार की अपनी गलत फहमी थी। तो ये बात करने के बाद ये जितने मन में भरे रहते हैं धुआं मवाद के जैसे, ये सभी बाहर निकल जाते हैं और चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ होकर परम आनंद में मग्न हो जाता है। मतलब कि एकदम बहुत खुशी मिलता है जब किसी व्यक्ति के मन की जो कंफ्यूजन है जब दूर हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, मतलब कि बातचीत करने का एक अलग मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे पीछे, मतलब इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। मतलब जिन लोगों को बातचीत करने की अगर लत पड़ जाती है तो वो बातचीत करने के पीछे खाना पीना भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। केवल खाना पीना ही नहीं छोड़ते हैं, गाली गलौज इज्जत बेइज्जत सब सह जाते हैं, बस केवल बात करना नहीं छोड़ते हैं।
मतलब कि अपना सब कुछ छोड़ देंगे। इज्जत से कोई मतलब नहीं है, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, खाने पीने से मतलब नहीं है, अपने स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, बस उनको केवल और केवल बात करने की चाहिए। बस केवल उनके बात करना बंद नहीं होना चाहिए। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते। मतलब जो लोग बात करता है, इसे मोबाइल से उन लोगों को देखा है कि वो मोबाइल से बात कर रहे हैं। इसे मान लो कि मोबाइल है तो मोबाइल से बात कर रहे हैं। अब बात करने का उनका आदत इतना पड़ गया है, इतना उनको बात करने में मजा आता है कि तुम भले ही गाली दो, उनको अपमानित करो, उनको खाना मत दो, ये सब चीज चलेगा, बस उनको बात करने वाली जो बात है वो नहीं बंद होना चाहिए। उनका बात करने का जो आदत है वो नहीं समाप्त होना चाहिए, क्योंकि बात करने में जो मजा है इन सभी चीजों में मजा नहीं है। मतलब कि वे अपना बड़ा हर्जाना खो कर देंगे, लेकिन बातचीत का मजा खोना नहीं चाहेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जो है, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक उसे मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। मतलब उसे लगा कि अब मेरा फिर से जन्म हो गया, फिर से मुझे मनुष्य का जन्म मिल गया, ऐसा उसे लगा। तो इसी से सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। मतलब जिसे केवल लेटर से बात होता है, पत्र के द्वारा, एक बार भी आमने सामने मिले नहीं हो, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। मतलब कि जब बातचीत करेंगे आमने सामने, तभी अपने आभ्यंतरिक भाव और सामने वाले के जो आशय है, ये सभी लेना देना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मतलब कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होगा कि किस गुण का है। जिस मान हम एकदम चुप हैं, अगर हम एकदम चुप रहेंगे तो मेरे गुण दोष का कोई भी पता नहीं लगा सकता है। वेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत उचित जान पड़ता है। मतलब कि मनुष्य जब बोलता है तभी उसके रूप का साक्षात्कार होता है, और यह बहुत उचित जान पड़ता है, उचित भी है। इसीलिए देखना कि जब भी हमें किसी के बारे में जानकारी लेना होता है तो उससे हम बात करते हैं, तो बात करने के बाद ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से है। उसके बातों से पता चलता है कि वो घमंडी है, अभिमानी है, कि बेवकूफ है, कि चालाक है, कि समझदार है, कि बुद्धिमान है, किस तरह का है, ये बातचीत करने के बाद ही पता चलता है, अन्यथा ऐसे पता नहीं चलता है। इसीलिए बोला गया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। मतलब बातचीत जो है ये 2 लोगों से लेकर के वहां तक रख सकते हैं जब तक वो मीटिंग या जमात का रूप ना ले ले। मतलब नहीं होता है कि 2 आदमी बात कर रहा है, फिर 3 आदमी हुआ, फिर 4 आदमी हुआ, इसी तरह से एक मीटिंग का रूप ले लेगा, जिसे दूसरे के द्वारा कहते हुए देखा है, सुना गया है, बोला जाता है कि देखो मीटिंग स्टार्ट हो गया इन लोग का। मतलब कि 2 3 4 5 आदमी जब आपस में बकधून करता है, बकर बकर बिना काम के, फिर काम से भी अगर बतकही उन लोग का स्टार्ट है,
तो बोला जाता है कि देखो मीटिंग स्टार्ट हो गया, देखो सभा बिठरा गया, ऐसे ही ना बोला जाता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब दो की बात कोसों दूर गई। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आएगा उन दोनों की बातें क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और वो दोनों मिल करके उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब तीसरा जो व्यक्ति आया रहेगा उसे मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे या फिर बात को पलट देंगे, दूसरे बात को स्टार्ट कर देंगे। इसे नहीं होता है मतलब कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपने दिल की बात को एक दूसरे के सामने खोल सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे ही तीसरा व्यक्ति अगर उसमें टपका तो उनका जो आपसी बात है ये बातें कोसों दूर चली जाएंगी। समझ में आ रहा ना? या फिर ये दोनों लोग जो है तीसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करना स्टार्ट करेंगे, दूसरे बात को पलट देंगे और बात बनाने लगेंगे, जो इनकी आपसी बात थी वो बंद हो जाएगी। जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। मतलब कि दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। मतलब कि गर्म दूध और ठंडा पानी को साट के रखा जाएगा तो जो ठंडा है, पानी ठंडा है तो वो गर्म हो जाएगा, और दूध गर्म है तो वो ठंडा हो जाएगा। ये दोनों का असर एक दूसरे पर होगा। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर का विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा इसे कौन न स्वीकार करेगा। मतलब इसे सभी लोग स्वीकार करेंगे कि पास पास बैठने का असर कितना होगा। तो अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। अगर हम तीन आदमी के बीच में इस बात को देखते हैं तो 1 2 3 ये क्या बन जाएंगे, एक त्रिभुज के जैसा बन जाएगा ना। इसका बात इसके पास, इसका बात इसके पास, इसका बात इसके पास। मतलब कि तीनों के बात जो है एक दूसरे में अब चक्कर काटने लगेगा, घूमने लगेगा। तीनों चित, तीन कोण और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। मतलब कि गुपचुप तीनों के बातों का असर एक दूसरे में होगा। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए, मतलब तीन आदमी को छोड़ के अब चार आदमी जैसे हुए, तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। मतलब कि अब कोई भी बात ढंग के नहीं होगा, खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत, मतलब जैसे ही चार आदमी से ज्यादा अगर हो गया तो चार से अधिक बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी, उसे हम समलाप नहीं कह सकते। मतलब चार आदमी से ज्यादा जैसे हो गया तब वो बात क्या हो जाएगा, राम रमौल हो जाएगा, उसे हम बातचीत नहीं कहेंगे, समलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। भेद क्या है, तो हम बात करें दो बूढ़ों की बातचीत। जब दो बूढ़े लोग बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। मतलब जब दो बूढ़े लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे तो वो वर्तमान जमाने की क्या करेंगे, शिकायत किया करेंगे। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तां शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। मतलब जब दो बूढ़े आपस में बातचीत करेंगे तो वे दोनों बूढ़े लोग
वर्तमान जमाने की शिकायत करेंगे और अपने जमाने की बड़ाई करेंगे। जिसमें 4 बातें सच होगी तो 10 बातें झूठ होगी। एक बार उनकी बातचीत का अगर घोड़ा छूट गया है तो अगर पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। अपनी शिकायत, अपनी लियाकत के नशे में चूर हनचुनी दिगरे नेस अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। मतलब कि केवल वे अखरपन वाली बातें बतियाएंगे। हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को भाग्य लड़ा है। मतलब जिन्हें ऐसों की बात सुनी जो है, सुनने को अगर भाग्य लड़ा है, उन्हीं से इसका मजा पूछना चाहिए। और इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तब हम लोग दो बूढ़े के बाद दो बूढ़ियों लोगों की बातचीत को पढ़ेंगे, दो लड़कों की बातचीत के पढ़ेंगे। अगर खिलाड़ी हुआ तब, स्कूल में पढ़ने में तेज है तब, इन सभी का बातचीत अलग होता है। तो उसके बातचीत को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।